हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स, वेलकम बैक टू ITEP सिंप्लीफाइड। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सिंस हमने हमारी पिछली वीडियो में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि ITEP में आपका फर्स्ट ईयर कैसा होगा, इट्स फाइनली टाइम टू बिगिन आवर एकेडमिक जर्नी, राइट। तो इस वीडियो में हम EIE दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन के यूनिट 1 एंशियंट वैदिक एजुकेशन वैदिक पीरियड से अपनी जर्नी को बिगिन करेंगे। और इस यूनिट के पार्ट ए जो कि है विजन, ऑब्जेक्टिव एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट प्रॉपर स्टेप इनटू एकेडमिक साइड ऑफ ITEP जर्नी, सो लेट्स बिगिन दिस विद फुल पॉजिटिव वाइब्स, राइट। तो एक्चुअल कंटेंट पर जाने से पहले मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन के यूनिट 1 का पार्ट ए कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग वैदिक पीरियड के सोसाइटल बैकग्राउंड को समझेंगे। उसके बाद हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम की विजन और उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम इस सिस्टम की सेलिएंट फीचर्स, एजुकेशन से एसोसिएटेड इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स एंड सेरेमनीज को समझेंगे। और उसके बाद फाइनली हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम की लिमिटेशन और उसकी लेगेसी को एग्जामिन करेंगे। तो मैंने इस यूनिट के पार्ट ए के डिटेल्ड नोट्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हैं। तो इफ़ यू वांट, आप अपने प्रिपरेशन के लिए या किसी प्रेजेंटेशन या रिवीजन के टाइम पे उस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। दो वन स्मॉल थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर इज़ कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में स्लाइट वेरिएशन होती है। ओके, सिंस मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में फोकस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट कवर कर रही हूँ, तो पॉसिबल है कि आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स डिफरेंट हो या एडिशनल हो। ठीक है, तो इसको लेकर आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक है जो यहाँ कवर नहीं हुआ है और आपको उसको समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। ओके, आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग दैट टॉपिक एज वेल। तो सिंस वी आर क्लियर विद एवरीथिंग नाउ, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1. Now, before understanding the vision and features of the Vedic education system, हम लोग उसके सोसाइटल बैकग्राउंड को समझ लेते हैं जिसमें ये एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ था। ओके, तो अर्ली वैदिक सोसाइटी प्राइमरी रूप से ओरल, स्पिरिचुअल, एग्रेरियन एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर थी। ठीक है, यहाँ पे ओरल सोसाइटी का मतलब है कि जो नॉलेज है वो लिख कर नहीं बल्कि सुनकर, याद करके और उसको रिसाइट करके जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की जाती थी। ओके, एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का बेस बनाता था और साथ ही में रिलीजियस बिलीव्स और रिचुअल्स जैसे हमारे यज्ञ वगैरह हैं उनको सोसाइटी में काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ठीक है, नाउ वेदास को हम लोग सेक्रेट और एटर्नल सोर्स ऑफ नॉलेज मानते थे और इसी वजह से उनको एक्यूरेटली प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता था। तो क्योंकि उस टाइम पे रिटर्न सोर्सेज थोड़े एब्सेंट थे या बहुत ही लिमिटेड उसमें अवेलेबल थे, तो नॉलेज को बहुत केयरफुली ओरल ट्रेडिशन के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता था। फाइन, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज़ रत। ना रत को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इसको हम कॉस्मिक ऑर्डर या यूनिवर्सल ऑर्डर भी कह सकते हैं। हिंदी में हम लोग बोले तो ब्रह्मांडीय नियम। इसका मतलब कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो यूनिवर्स में बैलेंस और हार्मनी को मेंटेन करता है। ठीक है, एस दास गुप्ता अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी में बताते हैं कि अर्ली इंडियन थॉट में ह्यूमन लाइफ को एक लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर या ब्रह्मांडीय नियम का इंटीग्रल या मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। ठीक है, इस कॉस्मिक ऑर्डर को रत्त के कॉन्सेप्ट से समझा जाता था। तो वैदिक सोसाइटी में ये माना जाता था कि नेचर है, सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ ये सब एक लार्जर ऑर्डर से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए जो एजुकेशन है
वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करने या इंडिविजुअल स्किल्स को डेवलप करने का मीडियम नहीं है, वो एक उसका मेन एम है मॉरल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर और कॉस्मिक ऑर्डर को भी मेंटेन करना, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सोसाइटल बैकग्राउंड पे आपका एक सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। विजन, सेलिएंट फीचर्स या फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करके एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, पर सिर्फ सोसाइटल बैकग्राउंड को लेकर सेपरेट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको ये क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए ताकि आप इसको थोड़े 1-2 लाइन में इसको इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम की विजन क्या थी, ओके। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो वैदिक एजुकेशन का मेन पर्पस है वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट था, ठीक है। आज के टाइम में हम लोग एजुकेशन को यूजुअली करियर, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स या फिर उनके इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा देखते हैं, राइट। पर वैदिक एजुकेशन का विजन जो था वो सिर्फ लाइवलीहुड या एम्प्लॉयमेंट तक लिमिटेड नहीं होता था, ओके। इसका एम था ऐसे इंडिविजुअल्स को डेवलप करना जो कि स्पिरिचुअली अवेयर हो, मॉरली डिसिप्लिन्ड हो और सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो इस विजन को हमने बेसिकली 5 मेजर पॉइंट्स में डिवाइड किया है और उसके थ्रू हम इसको समझेंगे, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, यानी विद्या। तो वैदिक थॉट में नॉलेज को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं माना जाता था, नॉलेज को एक ऐसी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक फोर्स माना जाता था जो इंडिविजुअल को सेल्फ रियलाइजेशन या अल्टीमेट लिबरेशन मतलब मोक्ष की ओर लेके जाती थी। अब इस आइडिया को हम बहुत फेमस फ्रेज से समझ सकते हैं, दैट इज सा विद्या या विमुक्ति। इसका मतलब है द नॉलेज विच लिबरेट्स, या फिर विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये बना कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, एजुकेशन का पर्पस था कि आपको नॉलेज के साथ साथ अपने आप की रियलिटी को भी समझाया जाए। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट विजन है सेक्रेड हेरिटेज को प्रिजर्व करना, ठीक है। तो वेदास को एटर्नल और इनफैलेबल सोर्स माना जाता था नॉलेज का। इनफैलेबल का मतलब होता है अचूक या अनमिस्टेकेबल सोर्स, ठीक है। तो इसलिए उन्हें एग्जैक्टली प्रिजर्व करना और नेक्स्ट जनरेशन तक एक्यूरेटली ट्रांसमिट करना एक सेक्रेड ड्यूटी कंसिडर की जाती थी। अब आप इमेजिन कीजिए, जब नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस या फिर कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस या डिजिटल स्टोरेज कुछ भी नहीं था, तब एक छोटी सी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक नॉलेज ट्रांसमिशन को कितने बड़े लेवल पे इफ़ेक्ट कर सकती थी, राइट। इसलिए वैदिक एजुकेशन में प्रोनाउंसिएशन, मेमोराइजेशन और एक्यूरेट रेसिटेशन पर इतना एम्फसाइज दिया जाता था। तो ये सिर्फ लर्निंग नहीं होती थी, ये एक पूरा प्रोसेस होता था हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, राइट। अब थर्ड पॉइंट है हारमोनियस डेवलपमेंट। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है। जो मॉडर्न एजुकेशन में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो अक्सर इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर फोकस करती है, लाइक कि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को बढ़ाना या करियर या उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना। पर जब हम वैदिक एजुकेशन की बात करते हैं तो वो ज़्यादा सोसाइटी सेंट्रिक होती है, ठीक है। इसका एम होता है कि सोसाइटी के लार्जर स्ट्रक्चर का एक रिस्पॉन्सिबल पार्ट बनाना एक इंडिविजुअल को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को उनके सोशल ड्यूटीज़ और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता था ताकि वो सोसाइटी में स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन बना सके, ठीक है। तो यहाँ एजुकेशन को फोकस सिर्फ और सिर्फ मैं क्या अचीव करूँगा पर नहीं होता था, बल्कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सोसाइटी के प्रति उस पर भी होता था। अब फोर्थ पॉइंट है मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट या अपलिफ्टमेंट, ठीक है। तो वैदिक एजुकेशन में सिर्फ इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं माना जाता था, ठीक है। एक पर्सन कुड बी हाईली नॉलेजेबल, बट अगर उसमें ऑनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल या डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी जैसी क्वालिटीज़ नहीं है तो उसकी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कंसिडर किया जाता था। इसलिए ट्रुथफुलनेस मतलब सत्य, सेल्फ कंट्रोल यानी दम, डिसिप्लिन यानी तपस, तो
ये सब वर्च्यूज़ को एजुकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस आइडिया को समझे तो वी कैन सी टेक एन एग्जांपल कि मान लो किसी स्टूडेंट के पास बहुत नॉलेज है, वो है ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड इन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वेल रिहर्स्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर उसके पास उस नॉलेज को वो प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करता है, उसका मिसयूज़ करने लग जाता है, उसमें ऑनेस्टी नहीं है उसके प्रति, तो उसको हम ट्रूली एजुकेटेड नहीं मान सकते, राइट। तो वैदिक एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ साथ कैरेक्टर फॉर्मेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था। अब फिफ्थ पॉइंट है इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ एंड लर्निंग। तो वैदिक एजुकेशन में लर्निंग को सिर्फ क्लासरूम्स या बुक्स तक लिमिटेड नहीं किया जाता था। स्टूडेंट्स गुरु के साथ रहते थे और उसके डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ का पार्ट बनते थे, ठीक है। तो गुरु के हाउस होल्ड में काम करा करते थे वो लोग, है ना, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते थे, रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते थे, डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। तो ये सब उनकी लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होता था। इसीलिए जो एजुकेशन थी उसको एक सेपरेट एक्टिविटी माना ही नहीं जाता था उसमें, राइट। वो उस स्टूडेंट की डेली लाइफ का पार्ट ही बन गई थी। अब आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में समझे तो हम इसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग के आइडिया से काफ़ी रिलेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी पढ़ने की बजाय एक्टिविटीज़ और रियल लाइफ एग्जांपल्स या एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्निंग की बात करते हैं, है ना। तो आप उससे इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल वैदिक एजुकेशन के विजन को हम एक होलिस्टिक या फिर होलिज्म के कंसेप्ट से समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग फिजिकल, मेंटल, मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब इन सारे डायमेंशंस को इंटरकनेक्ट करते हैं, राइट। तो एजुकेशन का कनेक्शन रथ यानी कि हमारा कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है, धर्म यानी कि सोशल ऑर्डर, और ब्रह्मांड यानी कि स्पिरिचुअल ऑर्डर माना जाता है, या उससे रिलेट किए करते हैं, इनके थ्रू इस्टेब्लिश करते हैं, राइट। तो इसलिए वैदिक एजुकेशन सिस्टम का एम सिर्फ प्रैक्टिकली या इकोनॉमिकली यूटिलिटेरियन बनाना नहीं होता था। इसका एम था कि इंडिविजुअल के कंप्लीट डेवलपमेंट के थ्रू सोसाइटी और लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर के साथ हार्मनी इस्टेब्लिश करना। अब हमें वैदिक एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑल विजन समझ आ चुकी है, राइट। तो अब हम थोड़ा स्पेसिफिकली देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यानी एजुकेशन के थ्रू एग्जैक्टली हमें अचीव क्या करना था, राइट। तो इसका सबसे पहला और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वैदिक नॉलेज का प्रिजर्वेशन और ट्रांसमिशन, ठीक है। तो वैदिक नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक एक्यूरेटली प्रिजर्व और ट्रांसमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, है ना। इसीलिए हम लोग मेमोराइजेशन और रेसिटेशन का यूज़ के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते थे हम। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, उनको वैदिक टेक्स्ट सुनाया जाता था, ठीक है, उनको वो मेमोराइज करते थे और उसके बाद उनका रेगुलर रेसिटेशन करते थे। अब इस प्रोसेस का पर्पस ये था कि वो उस नॉलेज को एक्यूरेटली प्रिजर्व कर सके और उसके ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत या डिस्ट्रॉटेशन ना आए। अब सेकेंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट्स को रिचुअल और रिलीजियस ड्यूटीज़ के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो वैदिक सोसाइटीज़ में यज्ञ या फिर सैक्रिफाइसेस जो होते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज और हाउस होल्ड रिचुअल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, वी ऑल नो दैट, राइट। इसलिए एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को इन रिचुअल्स और ड्यूटीज से रिलेटेड नॉलेज और प्रैक्टिसेस से फेमिलियर करवाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया था। यानी कि उनकी एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस था कि वो स्टूडेंट्स को रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अवेयर करा सके, ताकि वो उनको प्रॉपरली परफॉर्म कर सके आगे जाके, ओके। अब थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाज मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो वैदिक एजुकेशन का एम सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं था, स्टूडेंट्स के कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट माना जाता था। इसीलिए डिसिप्लिन, ओबीडियंस, ह्यूमिलिटी और सेल्फ कंट्रोल जैसी क्वालिटीज़ पर एम्फेसिस दिया जाता था। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो एक स्टूडेंट के लिए सिर्फ इंटेलिजेंट होना काफ़ी नहीं था, ओके, उसका कैरेक्टर भी उतना ही स्ट्रांग होना इम्पॉर्टेंट रहता था, फाइन। अब फोर्थ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज सोशल एफिशिएंसी एंड रोल फुलफिलमेंट, ठीक है। तो
इसमें क्या होता है कि जो वैदिक सोसाइटी थी उसमें सोशल रोल्स, जैसे कि जो वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं, हमें पता है ना कि वर्णा सिस्टम में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ था वैदिक टाइम पीरियड में, तो उसके अकॉर्डिंग रोल्स को प्रिपेयर करना, बच्चे को उस रोल के लिए प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसलिए एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वो उस इंडिविजुअल को अपने असाइंड सोशल रोल और ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के केपेबल बना सके। मतलब अगर वो ब्राह्मण बच्चा है तो उसको रिचुअलिस्टिक उसमें पार्टिसिपेट करना अच्छे से आना चाहिए, मंत्र वगैरह का उच्चारण आना चाहिए, राइट। क्षत्रिय है तो उसको फाइटिंग स्किल्स के बारे में, कॉम्बैट स्किल्स के बारे में बहुत नॉलेज दी जाती थी, राइट। तो ऐसे ऐसे करके उनको डिफरेंट सोशल रोल के लिए प्रिपेयर करना वाज देयर एम, यानी कि इंडिविजुअल को सोसाइटी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अवेयर करना और उनके फुलफिलमेंट के लिए प्रिपेयर करना। अब इन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के अलावा भी वैदिक एजुकेशन के कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। इसमें सबसे पहला है कि कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन के थ्रू इनर डिसिप्लिन और पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब थ्रू कंसंट्रेशन, फोकस और मेडिटेशन वो लोग इनर डिसिप्लिन को बिल्ड करना चाहते थे ताकि बच्चा और ज़्यादा फोकस्ड रह सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स में अथॉरिटी के प्रति, यानी कि गुरु है, जो एल्डर्स है, या सीक्रेट टेक्स्ट है जैसे कि वेदास, उनके प्रति एक रिस्पेक्ट डेवलप करने की कोशिश भी की जाती थी। फाइन। और फाइनली एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव था सोशल हार्मनी को प्रमोट करना, ठीक है, जिसमें फैमिली, कम्युनिटी और नेचर के प्रति ड्यूटीज़ को समझाना और उसको फुलफिल करना शामिल किया जाता था। लाइक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की उनकी ड्यूटीज़ क्या है अपनी सोसाइटी के प्रति। ओके। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कॉलर रेफरेंस जो होता है वो है बी कुप्पुस्वामी का, ठीक है। तो ये अपनी बुक जो कि है एंशियंट इंडियन साइकोलॉजी में मेंशन करते हैं कि वैदिक एजुकेशन में रॉ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के कंपैरिजन में कैरेक्टर फॉर्मेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। कैरेक्टर फॉर्मेशन वॉज प्रायोरिटाइज्ड अबव रॉ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एजुकेशन का पर्पस सिर्फ स्टूडेंट को इंटेलिजेंस या नॉलेज को डेवलप, स्टूडेंट की इंटेलिजेंस या नॉलेज को डेवलप करना नहीं था, ठीक है। एक स्टूडेंट का कैरेक्टर, डिसिप्लिन या फिर उसका मॉरल, उसके अंदर की मॉरल क्वालिटीज़ को डेवलप करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो ओवरऑल वैदिक एजुकेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसका फोकस एक ऐसे इंडिविजुअल को डेवलप करना था जो नॉलेजेबल होने के साथ साथ मॉरली डिसिप्लिन्ड हो, रिलीजियसली अवेयर हो और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करने में केपेबल हो, राइट। अब हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स को ब्रीफली समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर है ओरल एंड अरूल सिस्टम, राइट। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि वैदिक नॉलेज में प्राइमरीली लिसनिंग, मेमोराइजेशन और रेसिटेशन के थ्रू हम लोग नॉलेज को ट्रांसमिट या प्रिजर्व करते थे, राइट। तो उसमें राइटिंग का यूज़ काफ़ी लिमिटेड हो जाता था, इसीलिए स्टूडेंट्स की मेमोरी और प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। सो दिस वाज द बेस फॉर देयर ओरल एंड रियूअल सिस्टम। ओके। ना सेकेंड फीचर वॉज कि जो हमारा वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वो गुरु सेंट्रिक सिस्टम था, ठीक है ना। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में इसका मतलब यह है कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में गुरु को नॉलेज का प्राइमरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता था। मतलब गुरु वॉज द सोल या अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो गुरु ही एजुकेशन के सेंटर में माने जाते थे और स्टूडेंट्स उनके गाइडेंस और सुपरविजन में लर्निंग करते थे। तो गुरु का रोल सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं होता था, ठीक है। उन्हें एक रिस्पेक्टेड अथॉरिटी के रूप में देखा जाता था जिनकी टीचिंग्स और गाइडेंस को स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। इसी वजह से जो बाद में गुरु शिष्य रिलेशनशिप जो था या गुरु शिष्य परंपरा हम बोलते हैं, वो वैदिक एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही सेंट्रल या प्राइमरी फीचर बन गई थी, ठीक है। अब इसके जो गुरु शिष्य रिलेशनशिप भी है, इसको हमारा पूरा एक टॉपिक है ये, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके, प्रॉपरली।
नाउ द थर्ड फीचर इज रेजिडेंशियल गुरुकुल सिस्टम. अब स्टूडेंट्स क्या थे, वो अपने घर पे नहीं पढ़ते थे या एक स्कूल वगैरह नहीं जाते थे, वो अपने गुरु के साथ गुरुकुल में रहते थे. ठीक है. अब ये जो गुरुकुल थे वो जर्नली सिटी लाइफ या अर्बन डिस्ट्रैक्शन से दूर बने हुए थे इस क्योंकि दे एजुकेशन लर्निंग के लिए एक पीसफुल इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. तो इसी वजह से ये लोग अर्बन लाइफ से दूर किसी फॉरेस्ट या नेचुरल सराउंडिंग्स में रहना प्रेफर करते थे. इसका एक इम्पॉर्टेंट पर्पस ये भी था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शन या फिर मटेरियलिस्टिक प्लेजर जो होता है, जो भौतिक संसाधनों के प्रति हमारा मोह होता है, उससे दूर रखने के लिए एजुकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करने के लिए हम लोग एक रेजिडेंशियल गुरुकुल सिस्टम पे फोकस करते थे, जो कि फार अवे बिल्ड हो अर्बन लाइफ से. ठीक है. अब इस रेजिडेंशियल सिस्टम की वजह से कंटिन्यूस लर्निंग और क्लोज सुपरविजन पॉसिबल हो पाती थी, राइट, क्योंकि वो गुरु के साथ रह रहे होते थे. अब एजुकेशन एकेडमिक नॉलेज तक लिमिटेड नहीं थी, उसमें मॉरल इंस्ट्रक्शन, सर्विस, डिसिप्लिन, इन सब का भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था. अब फोर्थ फीचर है वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन. अब वैदिक सिस्टम में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मॉरल डेवलपमेंट से अलग नहीं किया जाता था. ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी या सेल्फ रिस्ट्रेंट और रिस्पेक्ट जैसे वैल्यूज़ डेली प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व किए जाते थे विद गुरु के पर्सनल एग्जाम्पल्स, ताकि उनका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल हो. क्योंकि अगर आप खुद ही जानते हो कि अगर आप खुद का एग्जाम्पल लेते हो तो यू टेंड टू लर्न मोर फास्टर, right? Now let's move forward and see the fifth point या फिफ्थ फीचर, दैट इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. अब गुरुकुल में स्टूडेंट सिंपल लाइफ जीते थे. ठीक है. मतलब बिना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स के, जहाँ पे वो चीज़ें लिमिटेड होती थी. अब इसका पर्पज़ ये होता था कि उनके अंदर ह्यूमिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन और मटेरियल डिज़ायर से डिटैचमेंट डेवलप हो जाए. दैट वॉज बिकॉज कि अगर उनका फोकस लग्जरी पे होगा तो वो अपने नॉलेज या कैरेक्टर बिल्डिंग या उनके डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे. तो इट वाज नेसेसरी कि उनका फोकस लग्जरी पे ना हो, बल्कि नॉलेज, कैरेक्टर और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर हो. अब सिक्स्थ इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन. ठीक है. अब गुरुकुल में स्टूडेंट्स की जो संख्या थी वो जर्नली लिमिटेड होती थी. ओके. इसीलिए गुरु की इंडिविजुअल एप्टीट्यूड, मतलब गुरु स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल एप्टीट्यूड, ठीक है, या उनके लर्निंग पेस हम बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें गाइड करते थे. अब इसको हम NEP 2020 के कॉन्सेप्ट NEP 2020 के लर्नर सेंट्रिक अप्रोच से काफ़ी रिलेट कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल एबिलिटीज़, उनके इंटरेस्ट और लर्निंग नीड्स को इम्पोर्टेंस दी गई है. ठीक है. तो ये उससे रिलेटेड है और यही रीज़न है कि गुरु शिष्य परंपरा भी आगे जाके बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती थी और मतलब डेवलप हो गई थी और इसका एक इंटीग्रल पार्ट बन गई थी. अब सेवेंथ फीचर इज़ नो फॉर्मल एग्जामिनेशंस. तो वैदिक एजुकेशन सिस्टम में आज की तरह रिटन एग्जामिनेशंस नहीं होते थे या फिर एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशंस नहीं होते थे. उनका जो असेसमेंट होता था वो कॉन्टिन्यूस और इनफॉर्मल इन नेचर होता था. ठीक है. तो स्टूडेंट्स जो होते थे वो रेसिटेशन में उनकी मास्टरी कैसी है, ठीक है, उनका प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस कैसा है, वो सब गुरु एनालाइज करता था और उसके बेस पे या उसकी ऑब्जर्वेंस पे उनकी प्रोग्रेस को जो गुरु होते थे वो असेस करते थे और ऐसे उनको एग्जामिन किया जाता था या असेस किया जाता था. ओके. अब एट्थ इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ फ्री एजुकेशन. तो जो टीचर्स थे वो स्टूडेंट्स से कोई फिक्स्ड फीस नहीं लेते थे आज की तरह. ठीक है. यानी कोई शुल्क चार्ज नहीं करते थे, कोई फीस चार्ज नहीं करते थे. गुरुकुल्स को सोसाइटी या किंग्स के द्वारा सपोर्ट मिलता था. लाइक किंग ने लैंड ग्रांट दे दिया या गिफ्ट वगैरह, वॉलंटरी डोनेशन दे दिए सोसाइटी के कुछ रिच लोग ने. ठीक है. तो ऐसे करके उनका काम चलता था. उसके अपार्ट जो बच्चे होते थे, वंस दे वर ग्रेजुएटेड या वंस दे वर ग्रेजुएटिंग, ठीक है, इन ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन सेरेमनी, वो अपने अकॉर्डिंग गुरु को गुरु दक्षिणा प्रोवाइड कर सकते थे. ठीक है.
तो अगर हम ये यहाँ पे ये जो है ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक वेद कितना होता था, क्योंकि उस टाइम के प्राइमरी सोर्स वेद होते थे, ठीक है। तो वी हैड 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब हर एक वेद को मेमोराइज करने में, ठीक है, मतलब मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ मास्टरिंग अ सिंगल वेद वॉज 12 और मैक्सिमम ईयर फॉर डीपर मास्टरी अक्रॉस ऑल वैदिक टेक्स्ट वॉज 36। तो ये जस्ट एक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिससे अगर आप ऐड करोगे तो वो आपके आंसर को हाई वेटेज दे सकती है, राइट ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब हम लोग वैदिक एजुकेशन सिस्टम के 2 वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल्स को समझते हैं, ठीक है। और आप इन दोनों रिचुअल्स को एज अ सेलिएंट फीचर भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था फर्स्ट वॉज एजुकेशन के बिगनिंग को मार्क करने वाला उपनयन संस्कार, ठीक है। और सेकंड इज द वन दैट मार्क्ड द एंड ऑफ द एजुकेशन, उसको हम बोलते हैं समावर्तन संस्कार। तो सबसे पहले हम लोग उपनयन संस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो जो उपनयन सेरेमनी होती थी उसके स्टूडेंट्स के साथ, मतलब इस सेरेमनी के साथ उनकी फॉर्मल एजुकेशन बिगिन हो जाती थी, ठीक है। तो ये सेरेमनी जनरली 8 to 12 ईयर्स की एज के बच्चों के बीच में होती थी, और ये डिपेंड करता था, जैसे ब्राह्मण्स के लिए 8 होती थी, ठीक है, और जो वैश्यास थे उनके लिए 11 होती थी, क्षत्रियास के लिए 9 होती थी। तो ये डिफर करती थी वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसको आप प्रॉपरली सर्च भी कर सकते हैं, और ये अगर आप मेंशन करो तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस रिचुअल के थ्रू एक स्टूडेंट्स को द्विजा मतलब ट्वाइस बॉर्न का दर्जा दे दिया जाता था। इसका मतलब ये है कि फिजिकल बर्थ के बाद अब उस स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, या एक न्यू बर्थ हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट और गुरु के रिलेशनशिप, गार्डियन रिलेशनशिप और गाइडेंस में एजुकेशन, गुरु के अंडर गाइडेंस, ठीक है, तो उसके अंडर एजुकेशन बिगेन करती थी, ठीक है। लाइक दे बिगेन देयर एजुकेशन जर्नी टुगेदर, फाइन। अब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा संवर्तन संस्कार होता था, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन सेरेमनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस सेरेमनी के दौरान जो गुरु होते थे वो स्टूडेंट को फाइनल इंस्ट्रक्शंस देते थे, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन थे, जिसे हम लोग स्नातक उपदेश भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली तैत्रीय उपनिषद के से एसोसिएट करे जाते हैं। तो उसमें वो क्या बोलते थे, उनका ना बेसिकली ये जो नीचे ये पार्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, उसके पार्ट का ये कोर माना जाता था। किस सेरेमनी के अंडर? समावर्तन सेरेमनी के अंडर ये वाला पार्ट कोर माना जाता था, जिसमें गुरु बच्चों को बताता था कि उनका अल्टीमेट लाइफ में उद्देश्य क्या होगा। सो दैट इज सत्यम वद, मतलब स्पीक द ट्रुथ। धर्म चर, दैट इज लिव अ राइटियस लाइफ, की मतलब ज़्यादा गलत काम मत करो, ठीक है। एक राइटियस लाइफ लिव करने, आपको मॉरल राइटियस होती है, मतलब मॉरली जो फुलफिल कर सके आपकी उसको, तो मॉरली अपराइट लाइफ को हम राइटियस लाइफ बोलते हैं, ठीक है। एंड स्व अध्यानम माँ प्रधान, ठीक है। तो इसका मतलब होता था नेवर नेग्लेक्ट योर सेल्फ स्टडीज, स्व अध्ययन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूस लर्निंग थ्रू आउट योर लाइफ, ओके। तो एजुकेशन ये बेसिकली बता रहा है कि एजुकेशन का फॉर्मल पीरियड होने के बाद भी लर्निंग एंड नहीं होती है, ठीक है, इट कीप्स ऑन गोइंग। तो स्टूडेंट्स को कॉन्टिन्यूसली सेल्फ स्टडी और लर्निंग करते रहना चाहिए। ये एक गुरु अपने बच्चों को कोर एडवाइस देता था। अब इस तरह उपनयन जो सेरेमनी है वो एजुकेशन की फॉर्मल बिगनिंग को मार्क करता था, वाइल जो हमारा संवर्तन संस्कार है वो एजुकेशन के कंप्लीशन और स्टूडेंट के लार्जर सोशल लाइफ में ट्रांजिशन को मार्क करता था, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज़ वेरी क्लियर। अब हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम की लिमिटेशंस और उसके लेगेसी को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस सिस्टम की कुछ इम्पॉर्टेंट लिमिटेशंस को हम लोग देख लेते हैं।
फर्स्ट इज़ कि जो एजुकेशन का एक्सेस है वो सबके लिए इक्वल नहीं था, मतलब इट वाज रिस्ट्रिक्टेड। किसके? अपर क्लास के लिए, मतलब वो लोग अपर क्लास को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, और जो वुमेन एंड शूद्रास हैं वहाँ तक लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी, स्पेशली ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम पीरियड। ठीक है, ये तो लिखा भी हुआ है, एस गुप्ता ने अपनी बुक में मेंशन किया है कि लेटर वैदिक पीरियड में ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब दूसरी लिमिटेशन ये थी कि जो ट्रेडिशन है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर देते थे वो लोग, बहुत ज़्यादा फोकस कर देते थे, जिसके कारण जो इनोवेशन या साइंटिफिक इंक्वायरी है वो हल्की सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती थी। बट डू नॉट मिस्टेक दिस स्टेटमेंट कि हम लोग साइंटिफिकली डेवलप नहीं कर रहे थे, ऐसा कुछ इट इज़ नॉट दैट। ठीक है, वी प्रैक्टिस्ड साइंस, पीपल स्टूडेंट्स वर टॉट साइंस एंड मैथमेटिक्स इन एज देयर सब्जेक्ट्स, सो इट इज़ नॉट सो। हम यहाँ पे सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनोवेशन की बात कर रहे हैं। ओके, तो दोनों को कंफ्यूज मत करना। अब इसी के साथ एक और लिमिटेशन जो थी वो थी ओरल सिस्टम की। अब ओरल सिस्टम में नॉलेज को एक्यूरेटली प्रिजर्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वी ऑल नो दैट, है ना। तो ये जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता था एट टाइम्स, राइट। और इसको हम लोग प्रॉपरली कई बार जैसे थोड़ी हल्की सी भी मिस्टेक के कारण वो ट्रांसमिशन गलत हो सकती थी, तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन मानी जाती है। लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद भी वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडियन कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, और इसने बहुत सिग्निफिकेंटली हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट भी किया है। जैसे इस सिस्टम ने नॉलेज प्रिजर्वेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मॉरल कैरेक्टर, गुरु शिष्य रिलेशनशिप और लाइफ में लर्निंग के इंटीग्रेशन पर एम्फेसिस काफ़ी दिया है, जिसकी वजह से इंडिया में एजुकेशनल थॉट के आइडिया को बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर इसने इंडिया के एजुकेशन थॉट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। ये वाले सारे जो गोल्स हैं जैसे मॉरल कैरेक्टर, है ना, गुरु शिष्य रिलेशनशिप जो हम बात करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इन सबको हम लोग हमारे NEP 2020 की उसमें भी देख सकते हैं, राइट। NEP 2020 में उससे रिलेट कर सकते हैं। तो आप उससे इस चीज़ को देखो कि अभी तक वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है। लेगेसी इज़ कि व्हाट वी हैड एंड व्हाट वी आर हैविंग टिल नाउ, व्हाट वी हैव प्रिजर्व्ड ओवर टाइम। ठीक है, हमारी धरोहर क्या है। ठीक है, तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंस लेगेसी शायद ये आइडिया है कि जो एजुकेशन का पर्पस है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना नहीं है। ठीक है, इट इज़ बेसिकली कि एजुकेशन पूरे इंडिविजुअल को उसके नॉलेज, कैरेक्टर, वैल्यूज़, ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरी पर्सनालिटी को कैसे शेप करती है उस चीज़ पे फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल वैदिक एजुकेशन सिस्टम को समझते वक्त हम उनकी लिमिटेशंस को भी एक्नॉलेज करते हैं और उसके लेगेसी, उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी एक्नॉलेज करते हैं, तभी हम लोग एक बैलेंस्ड आंसर लिख पाते हैं। सो यू नीड टू कीप बोथ ऑफ देम इन माइंड। नाउ before we end this lecture, let's quickly revise the entire topic with the help of this mind map, है ना। तो सबसे पहले हमने वैदिक पीरियड के सोसाइटल बैकग्राउंड को समझा, है ना, जो कि यहाँ पे है। इससे आप देख सकते हो कि हमने उस वैदिक पीरियड का सोसाइटल बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद हमने वैदिक एजुकेशन सिस्टम की विजन को देखा, जिसमें हम एक कोर फिलॉसफी बात करते हैं और इसको हम एक ड्यूटी एंड हेरिटेज में डिवाइड करके बात करते हैं। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स को लिया, जो अगेन 2 कोर उसमें डिवाइडेड है, एक नॉलेज है और एक कैरेक्टर और सोसाइटी से एसोसिएटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। और एंड में फिर हमने इस सिस्टम के सेलिएंट फीचर्स को कवर किया, जैसे कि हमारा ओरल एंड एरियल सिस्टम, गुरु सेंट्रिक सिस्टम, रेजिडेंशियल गुरुकुल सिस्टम या वैल्यू एजुकेटेड ओरिएंटेड एजुकेशन, राइट, सिंपल एंड हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, नो फॉर्मल एग्जामिनेशन या नो फीस या फ्री एजुकेशन कह सकते हैं हम लोग, राइट। तो ये सब आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने ऑल्सो
apart from this we also associated, we also saw important rituals and ceremonies such as उपनयन संस्कार जो कि फॉर्मल एजुकेशन की बिगनिंग को मार्क करता है, एंड संवर्त संस्कार जो कि एजुकेशन की कंप्लीशन को मार्क करता है, और फाइनली फिर हम लोग वैदिक एजुकेशन के सिस्टम की लिमिटेशंस और उसकी लेगेसी को डिस्कस करते हुए आए थे, राइट। तो ये बेसिकली पार्ट ए था यूनिट 1 का, और उसका एंटायर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो आई होप ये माइंड मैप आपको पूरे टॉपिक को क्विकली रिवाइज करने में हेल्प कर सकता है। तो अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारा क्वेश्चन होता है वो यूजुअली या तो सेलिएंट फीचर्स या उसके विजन और ऑब्जेक्टिव्स पे आता है, ठीक है। द सेरेमनीज आई डिस्कस्ड एंड द थिंग आई टोल्ड अबाउट लिमिटेशंस एंड लेगेसी, ये एक बैलेंस्ड आंसर को लिखने में हेल्प करता है। एंड द सेरेमनीज दैट इज़ उपनयन एंड समवर्तन सेरेमनी, तो ये दोनों हमारी ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव्स नहीं, फीचर्स का पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो आप इसको सेलिएंट फीचर्स में इंक्लूड कर सकते हो, एंड आई एम डैम श्योर आपको नंबर मिलेंगे उस चीज़ को। अलॉन्ग विद दैट जो मैंने स्कॉलरिस्टिक रेफरेंसेस दिए हुए हैं, जैसे बी कुप्पू स्वामी एंड एस दास गुप्ता के, तो आप उसको अगर मेंशन करते हो तो आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ डू यूज़ दैम। फाइन। अब लेक्चर को एंड करने से पहले अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी डाउट आया हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक है जो मैंने यहाँ इस वीडियो में कवर नहीं किया है और आपको उसको समझने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप उस टॉपिक का नाम ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करना। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में थोड़ा वेरिएशन होता है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, ठीक है। बस वो स्पेसिफिक टॉपिक मेरे को बता देना एंड आई विल ट्राई टू explain it, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक अ सिंपल another video on that particular topic. So with this we finally came to end of part A of unit 1 of evolution of Indian education, जो कि आप लोगों का फाउंडेशनल कोर्स है और इस कोर्स का या इस सब्जेक्ट का रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप लोगों को ये वाला कोर्स अच्छे से पढ़ना है। तो आई होप दिस लेक्चर हेल्प यू अंडरस्टैंड द वैदिक एजुकेशन सिस्टम, इसका सोसाइटल बैकग्राउंड, विजन, ऑब्जेक्टिव, सेलिएंट फीचर्स, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, एंड लिमिटेशंस एंड लेगेसी as well. Along with that, as mentioned before, I have provided the detailed notes for this part in the description, so you can use them for revision. और अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 उसको कमेंट में मेंशन करना। Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. तब तक के लिए keep learning and keep growing, okay? So bye bye.